केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जो महिलाएं राजनीति में बहुत दिनों से काम कर रही हैं, सक्रिय हैं, तो क्या उनके सामने ये उम्मीद की किरण आई है कि चाहे मध्य प्रदेश में चुनाव हो या फिर केंद्र में आने वाला चुनाव, वहां पर भाजपा भी आरक्षण देने वाली है, महिलाओं को आगे लाने वाली है। पैसा कहां से लेके आएंगे? जीतू पटवारी जी अक्सर अपने चर्चाओं में पूछते हैं कि मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक के ऊपर 1,000 देने के चक्कर में 15,000 रुपए का कर्जा होने वाला है। भाजपा उनसे 15,000 रुपए वसूलेगी। वह है 2 दिन पहले 39 जो टिकट बांटी गई हैं उनमें 8 सांसदों को टिकट दी है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? क्या भाजपा को या मुख्यमंत्री जी को ये अंदेशा हो गया है कि कहीं ना कहीं ये जो सीट्स हैं वो खतरे में है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवी टीवी। केंद्र सरकार के द्वारा देश की नई संसद में जब से महिलाओं को आरक्षण देने के लिए ये बिल आया है और जिस तरह से सभी पार्टियों ने उसका समर्थन दिया है, उससे ये साबित हो गया है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो आज देश के हर एक स्थान में पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और सरकार भी अब ये बात को मान चुकी है। तमाम तरह की जो बातें हैं, राजनीति में महिलाओं का क्या स्तर है, क्या उनकी चुनौतियां हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा सकती हैं, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ हैं सुश्री राजू मालवीय दीदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों से मैं राजू मालवीय जी का परिचय कराना चाहूँगा, जिनकी शुरुआत, सामाजिक कार्यों की शुरुआत राम मंदिर आंदोलन से हुई। भाजपा में जिनकी शुरुआत भोपाल में महापौर प्रत्याशी से हुई, कभी महिला आयोग की सदस्य रहीं, सामाजिक कार्यों में तो सम्मिलित होती हैं, साथ ही साथ महिलाओं को आगे लाने के लिए काफ़ी आपके प्रयास रहते हैं, संस्कार डालने का काम करती हैं और ऐसी महिलाओं के कारण ही आज केंद्र सरकार को ये योजना बनानी पड़ी, उन्हें उनका हक देने की तैयारी करनी पड़ी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टियों में, राजनीति में महिलाओं की कितनी भूमिका है? क्या कुछ आपका अनुभव रहा है? क्या उनकी चुनौतियां हैं? और यदि महिलाएं सत्ता संभालने के लिए आगे आती हैं तो क्या कुछ नया देश में देखने को मिलेगा? राजनीतिक पार्टियां में महिलाओं की भूमिका की चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पूरी दुनिया की आधी आबादी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। वो चाहे परिवार से अगर हम इसकी शुरुआत करें तो घर परिवार में वो जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही पूरी दुनिया को चलाने में, चाहे कॉरपोरेट के ऑफिस हो, कोई बिजनेस हो, कोई विद्यालय हो, तो फिर राजनीति इससे कैसे अछूती रह सकती है। और इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी आज से नहीं, प्राचीन काल से बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे शास्त्रार्थ की बात आई हो या शासन चलाने की बात आई हो, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने की बात आई हो, तो फिर आज बहनों का राजनीतिक क्षेत्र में जो दखलंदाजी है वो लगातार बढ़ रही हैं। बहनें सशक्त हुई हैं, बहनें आत्मनिर्भर हुई हैं और उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ी बैक सपोर्ट अगर मैं कहूँगी तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दी है। और उसकी जो परिणति है आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण बिल को जिसने पारित किया है, ये एक अभिभूत करने वाला ऐतिहासिक फैसला दोनों सदनों ने किया है। हम बहनें आज कृतज्ञ हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, दोनों सदन के सदस्यों के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति। केंद्र सरकार महिलाओं को बराबरी का स्थान दे रही है। संसद में 33% उनको आरक्षण की प्रक्रिया दे रही है। केंद्र सरकार भाजपा की है। प्रदेश में मामा जी लाडली बहनों को 1,000 रुपए दे रहे हैं, महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, वहाँ पर कोई भी नेता या कोई भी प्रतिनिधि महिलाओं के रूप में ऐसा कोई सामने नहीं आता, कुछ गिने चुने को छोड़कर, जो महिला के रूप में सेवा दे रहा है, या हम कहें कि भाजपा उन महिलाओं को आगे कर रही है। देखिए, आपने महिला बिल की बात की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। ये ऐतिहासिक फैसला है। ये वो फैसला है जिसे 4 प्रधानमंत्री, 11 कोशिश और 27 साल में जो नहीं हुआ, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।
जिसको सारी दुनिया ने आश्चर्य से देखा है कि संसद के नए भवन में प्रवेश के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार लेकर आई। सरकार ने सर्वदलीय सबसे बातचीत की, सबसे आग्रह किया और आप देखिए कि लोकसभा में केवल 2 मत उसके विरोध में पड़े और राज्यसभा में 100% मतों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। मैं समझती हूँ ये माननीय प्रधानमंत्री जी की क्षमताएं हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, वरना बिल फाड़े गए थे, वरना बिल तोड़े मरोड़े गए थे, वरना विरोध किया गया था, टेबलों पे चढ़कर माइक फेंके गए थे। 27 साल झूलता रहा ये बिल, 4 बार लाया गया, चारों बार लैप्स हो गया। अलग अलग प्रधानमंत्रियों की अपनी जिजीविषा अपनी मंशा से वो लाए थे, परंतु वो बिल पारित नहीं हो पाया और इसलिए नए सिरे से हमारी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर गई, जो लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण को स्थापित करेगा। क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ तमाम तरह की ज़रूरतें या ये कह लीजिए कि तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के जब पुरुष समाज आगे बढ़ता है तो बहनों को बहुत आसानी से जगह नहीं मिलती। बहुत सीमित बहनें होती हैं जो 100% में से निकल कर आती है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जो महिलाएं राजनीति में बहुत दिनों से काम कर रही हैं, सक्रिय हैं, तो क्या उनके सामने ये उम्मीद की किरण आई है कि चाहे मध्य प्रदेश में चुनाव हो या फिर केंद्र में आने वाला चुनाव, वहाँ पर भाजपा भी आरक्षण देने वाली है, महिलाओं को आगे लाने वाली है? देखिए, इस बिल को पारित होने के बाद केवल भारतीय जनता पार्टी की बहनें ही नहीं, मैं कहती हूँ कि समूची बहनें जो सामाजिक क्षेत्र में थी, जो राजनीतिक क्षेत्र में थी, उनके अंदर एक आस जगी है। हम बहनें तो गदगद हैं, अभिभूत हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो संकल्प लिया था महिला शक्ति के सम्मान को, उनके अस्तित्व को बनाने के लिए और उन्हें स्वाभिमान के साथ खड़े करने के लिए, वो इस महिला शक्ति अधिनियम को ला करके उसको पारित करा के उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि मोदी जी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, अपने हर वचन को प्रतिबद्धता के साथ निभाते हैं। वो इस बिल ने बताया और अब आप देखिए राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, इसका कानून बनेगा और बहुत जल्दी हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल कार्य रूप में परिणत होते दिखेगा, जहां की लगभग 88 बहनें लोकसभा में होंगी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 76 बहनें होंगी। विधानसभा चुनाव आने वाला है, 76 में से एक आपका भी नाम होने वाला है। देखिए, अभी तो ये बिल यहाँ विधानसभा में लागू नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा दल है वो इस बार बहनों को अधिक संख्या में टिकट दे करके इस बात की पुष्टि करेगा कि हम महिला आरक्षण बिल लेकर के आए हैं, तो हम बहनों को आगे बढ़ाने के बहुत बड़े समर्थक हैं। और इसका एक प्रमाण हमने नगरीय निकाय में भी दिया है, जहां 50% बहनों को आरक्षण मिलता है। आज उस आरक्षण के बल पर आप देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो कभी सरपंच की शुरुआत हुई थी, कभी पंचों की शुरुआत हुई थी, 1.5 फुट का घूंघट था, कभी हम कहते थे कि पार्षद पति सदन चलाएंगे, अध्यक्ष पति चलाएंगे, अभी भी चला रहे हैं वो तो। लेकिन धीरे धीरे करके आज वो संख्या में परिवर्तन आया, बड़ी संख्या में आज बहनें स्वयं सक्षम हो गई। ये मैं मानती हूँ कि 100% आज भी बहनें नहीं चला पा रही, लेकिन बहुत जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब वो बहनें उन सदनों को स्वयं चला पाएंगी और बहुत अच्छे से चला पाएंगी, बहुत ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ चला पाएंगी। और विधानसभा में इस बार हमारे दल की भी संख्या बढ़ेगी, ऐसा हम मानते हैं, जो संगठन में भी चर्चा चल रही है और उस विषय को प्रत्यक्ष प्रकटीकरण में भी लाया जाएगा। संजय जी, आपको एक बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में बहनों का एक विशिष्ट स्थान है और इसलिए जब हमारी सरकारें आईं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत है उस पर हमारा दल काम करता है और अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की चिंता करने का हमारा लक्ष्य है। तो बहनें भी तो बहुत पिछड़ी हुई थी, वो अंतिम पंक्ति में बैठी हुई बहनें भी इसका टारगेट थी। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई तो हमने मेल फीमेल सेक्स रेशो, महिला पुरुष लिंगानुपात, जिसमें महिलाएं बहुत पीछे थी, लाडली लक्ष्मी योजना बना करके उन्हें लेकर के आए और आज वो लिंगानुपात बदला।
बहनों के लिए तमाम तरह की योजना बनाकर उन्हें स्वाभिमानी स्वावलंबी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी समूचा देश इस चीज़ से अछूता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो आप देखिए कि एक उस माँ का बेटा जिसने गरीबी देखी थी, हम कहते हैं ना जाके पैर ना फटी विवाही सोका जाने पीर पर आई, तो मोदी जी ने प्रत्यक्ष रूप से समस्याओं को देखा था और इसलिए शौचालय जैसी छोटी लेकिन बहुत बड़ी चीज़, संवेदना के स्तर पर अगर हम देखें तो बहुत बड़ी चीज़, अनेक गांव में उसको इज्जत घर नाम दिया गया। वो 60 सालों में कांग्रेस की सरकार इतने सारे प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। अगले महीने चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में, तो क्या आपको पूरी उम्मीद है कि इस बार कम से कम 70 विधानसभा क्षेत्रों से महिलाओं को, योग्य महिलाओं को सीट मिलने वाली है भाजपा की तरफ से? मेरा विश्वास है कि ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे दल ने वो इतिहास बनाया है और इसलिए विधानसभा में अधिक से अधिक बहनों को स्थान दिया जाएगा और वो बहनें जीत करके मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगी, ऐसा मैं मानती हूँ। निश्चित तौर पर कई जो हम देख रहे हैं भाजपा के साथ या जितनी भी भाजपा समर्थित जो संगठन हैं वो काम कर रहे हैं लगातार, योग्य भी हैं। उनमें से मेरी नज़र में आप हैं, आपने पूरा अनुभव देखा है राष्ट्रीय स्तर पर। भोपाल में नगर निगम के जो महापौर हैं उसका चुनाव भी आपने लड़ा था। मैं आपकी ज़बान से जानना चाहूँगा, क्योंकि दावेदारी में आपका भी नाम चल रहा है सोहागपुर विधानसभा से, तो आपके अनुभव के बारे में थोड़ा सा आप जिक्र करें, उसमें से आप चुनौतियाँ भी शामिल करें। देखिए, राजनीति में या आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चुनौती तो होती है, लेकिन जब आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र की कमियों को, उस क्षेत्र की मजबूतियों को, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों को जब आप जानते हैं तो उसके आधार पर आप काम करते हैं। इस क्षेत्र की जहाँ तक आपने बात कही है कि मेरा नाम भी है, तो स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जब चुनाव की चर्चा होती है तो चुनाव में संभावित प्रत्याशियों के नाम की चर्चा लोग करते हैं, आप जैसे एक मीडिया के भाई भी करते हैं, और उसमें से कहीं ना कहीं वो नाम उभर कर सामने आते हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस संभावनाओं से इनकार भी नहीं करती, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है उसे भी लगता है कि वो भी चुनाव लड़े, उसे भी वो स्थान मिले, उसे भी कुछ कर दिखाने का अवसर मिले। तो ये तो मेरे दल को तय करना है कि मुझे किस भूमिका में उन्हें रखना है, और अगर मेरा दल मुझे ये जिम्मेदारी देता है तो स्वाभाविक रूप से मैं अपनी सक्षमता को साबित कर पाऊंगी। समाज, चूँकि जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, उनमें समाजों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज, हम कहें समाज ही चुनाव लड़ती हैं, समाज का एक विशेष योगदान होता है, क्योंकि वोट बहुत कुछ प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। क्योंकि आप हिंदू संगठन से हैं, दुर्गा वाहिनी जो संगठन है उसकी आप संयोजिका रही हैं, एक हिंदू टैग आपके ऊपर लगा हुआ है। सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो आपने कहा कि सामाजिक वोट निर्धारित होते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग केवल समाज आधारित राजनीति करते हों कि उनके समाज के वोट ज़्यादा हैं इसलिए वो दावेदारी कर रहे होते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी अपनी जो विधानसभा है ये ओबीसी बहुल विधानसभा है और यहाँ के कई समाजों की मैं बहन बेटी हूँ। मैं आप ये कह सकते हैं कि अधिकाधिक समाजों की मैं बहन बेटी हूँ। मुझे यहाँ नेता के रूप में नहीं जाना जाता, मुझे उनकी बेटी, उनकी बहन जो उनके लिए हमेशा खड़ी रहती है, उनकी ज़रूरत में खड़ी रहती है, इस रूप में जाना जाता है। और इसलिए चाहे आप इस क्षेत्र के पिछड़े वर्ग की समाजों की बात कर लें, गुर्जर समाज हो सकता है, कुशवा समाज हो सकता है, यादव समाज हो सकता है, कुर्मी समाज हो सकता है, मीना समाज हो, ये सारे जो लोग हैं, यहाँ तक कि SC, यहाँ तक कि ST और सामान्य वर्ग, इन सभी समाजों से मेरा जुड़ाव है और इसलिए मैं हिंदू समाज की बेटी हूँ। लेकिन हिंदू समाज की बेटी होने के बावजूद भी आपने कहा कि यहाँ मुस्लिम समाज भी है। जी हाँ, मेरे पिताजी का व्यवसाय जो रहा वो उसी समाज के बीच में रहा, और आज मैं एक कट्टरवादी हिंदू संगठन की प्रतिनिधि होने के बावजूद भी मुस्लिम समाज के हर घर में मेरा दखल है।
मैं उनके भी रसोई तक जा सकती हूँ, मैं उनकी भी बहन बेटियों के साथ, उस परिवारों के साथ भी मेरा उतना ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। और यहाँ मैं ये कहती हूँ कि मैं उन चीज़ों में विश्वास रखती हूँ कि सुहागपुर क्षेत्र के जो लोग हैं वो किसी भी समाज के हों। मैं मुस्लिम समाज के लिए अगर बात करूं तो ना मैं हरा पहनूंगी, ना मैं उन्हें भगवा पहनाने की बात कहूँगी, परंतु जिस दिन मेरे अपने भाई बहन संकट में होंगे उस दिन सबसे पहले जाकर के कोई खड़ा होगा तो वो राजो मालवी होगी। इसलिए मुस्लिम समाज के भी भाई बहन मुझे उतना ही प्यार करते हैं। आप जाइए कभी, आप उनके बीच में जाकर के बात करेंगे तो उनके लिए मैं किसी भी संगठन की प्रतिनिधि के रूप में उन्हें नहीं देखी जाती। उन्हें लगता है कि राजो दीदी तो हमारे भी घर की बहन बेटी है। आप जो सामाजिक कार्यक्रम करवाती हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, तो क्या कभी आपने जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको कभी आपने समाज के साथ जोड़ने का, उनको शामिल करने का प्रयास क्या रहे आपके? देखिए, आपको बताऊं कि हम लोग जटाशंकर कावड़ यात्रा निकालते हैं जो होशंगाबाद से चल के पचमढ़ी तक होती है, और कई जगह मुस्लिम भाई बहन हमारा स्वागत करते हैं। तो ये आत्मीयता ही है ना, बिना आत्मीयता के कोई आपका स्वागत नहीं करेगा ना, चिंता नहीं करेगा ना। बहुत बार ऐसा होता है कि रास्ते से चलते हुए हम लोग कहीं रुक गए हैं, किसी को चोट लग गई है, और वहाँ से निकलने वाला जो भाई है वो मुस्लिम भाई है, वो रुकता है, दीदी क्या हुआ, क्या चाहिए, मैं ला के दूँ। ये आत्मीयता कहाँ से आती है? कहीं ना कहीं रिश्तों की गहराई से आती है। तो मैं नेत्र शिविर लगाती हूँ, बैरागढ़ के जीव सेवा संस्थान के सहयोग से सेवादन सदन द्वारा हम नेत्र शिविर लगाते हैं। तो वो नेत्र शिविर में सभी लोग आते हैं और हर एक की जांच हो जाए, ठीक से हो जाए, जो ज़रूरतमंद है उसका ऑपरेशन हो जाए, ये सारी जो चीज़ें करते हैं उसमें हम समाजों नहीं देखते, उसमें हम जाति नहीं देखते कि कौन, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि पेशेंट, और उसकी सेवा वैसे ही होती है जैसे घर के सदस्य की होती है। त्योहार महोत्सव आपने करवाया था, मैं भी आपसे चर्चा करने आया था, उस दौरान आपने जिक्र किया था कि कुछ मुस्लिम महिलाएं भी उस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। जी बिल्कुल, फुहार महोत्सव का जो कार्यक्रम था वो एक श्रावण को लेकर के एक रंगारंग कार्यक्रम था। उसमें हमने कोशिश की थी कि अपनी संस्कृति को जीवंत रखा जाए, उसमें हमने कोशिश की थी कि मनोरंजन के कुछ कार्यक्रम उसमें रखे जाएं और स्पोर्ट्स के माध्यम से भी कुछ बड़ी हलचल हो सके। और इन सब को मिला करके फुहार महोत्सव तो हमारे कार्यक्रम में पूरा समाज की बहनें भी थी, मुस्लिम समाज की बहनें भी थी, अन्य बहनें भी थी। तो ये एक बड़ा संदेश दे के गया कि कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम के प्रति तो उनकी एक अच्छी भावना थी ही थी, लेकिन हम आयोजक बहनों के प्रति भी एक अच्छा भाव था जिसके कारण हमने बुलाया और वो चली आई। जाति समुदाय से बढ़कर होता है भाईचारा, एक दूसरे के काम आना, और जो हमारे आस पड़ोस के शहर के व्यवहार अलग होते हैं। मान के चलें कि यदि आपको भाजपा विधायक की दावेदारी देती है, टिकट आपको मिलती है, तो सभी समाजों का वोट आपको 100% मिलने वाला है। देखिए, कयासों पर उत्तर देना इस समय उचित नहीं है। पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं अपनी उस भूमिका को निभाऊंगी, पार्टी जिम्मेदारी नहीं भी देगी तो फिर जिसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसको बी फॉर्म मिलेगा, जो कमल का फूल लेकर आएगा, हम सब मिलकर उसके लिए काम करेंगे और उसको जिताने का प्रयास करेंगे। पार्टी अगर मुझे ये दायित्व देगी तो स्वाभाविक रूप से मेरे सारे साथी मिलकर, अगर आप जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे नेत्रियों को यदि मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो सपना है वो सामने नजर आएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि वो आगे ला रहे हैं, चाहे बिल के माध्यम से ही क्यों ना हो, और यदि वो टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। आप अच्छी वक्ता हैं, राजनीति का लंबा अनुभव है, तो फिर ऐसे कार्यकर्ता क्यों नहीं? संजय जी, मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी। महाविद्यालयीन शिक्षा के बाद मैंने अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्य के लिए दिया है और आगे का भी जीवन इस राष्ट्र के लिए ही समर्पित है, मेरे दल के लिए समर्पित है। स्वाभाविक रूप से पार्टी हर कार्यकर्ता की चिंता करती है, तो मेरी भी चिंता मेरे वरिष्ठजन उतने ही ध्यान से कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। जो एक चाहे चर्चाएं हों या फिर आपकी इच्छा हो, जाहिर सी बात है कोई काम करता है और जिसके सपने बड़े हों, जिसका सपना बड़ा हो, बड़े स्तर पर काम करने का, वो भले अपने आप को एक छोटे से शहर में क्यों रोके, उसका सपना रहेगा कि वो आगे जाके और लोगों की सेवा करे, पार्टी के साथ रहे। तो जाहिर है आपकी भी मंशा रही होगी। ये मंशा आपकी ही इच्छा है या आपको लोगों ने मोटिवेट किया? देखिए, मैंने कहा कि मैं कॉलेज की शिक्षा के बाद सामाजिक जीवन में आ गई। राम जन्मभूमि के आंदोलन को हमने जिया है, उस संघर्ष को हमने देखा है, वो कस्में हमने खाई हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और हमारे साथ वो भद्दा मजाक भी किया गया था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कह करके कांग्रेस तंज कसती थी। लेकिन आज वो संघर्ष सफल हुआ, भगवान राम का भव्य मंदिर बनते हम सब देख रहे हैं। तो उस राष्ट्रीय कार्य को जिसने जीवन समर्पित किया हो,
स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक क्षेत्र में मेरी भूमिका तय की गई तो मुझे वो करना था, और वह करते हुए आज आप देखिए कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने समय पर जब दी है तब अपन ने उस जिम्मेदारी को निभाया है। मैं पार्टी की एक निष्ठावान, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। मैंने पार्टी के हर आदेश को सर आंखों पर लिया है, तो पार्टी मेरे बारे में जरूर विचार करेगी। थोड़ा राजनीति की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति की। मध्य प्रदेश में जो लाडली बहनाएं हैं, 1,25,00,000 के खाते में पैसे आ रहे हैं, 1,000 रुपये, और संख्या है वोटर्स की 3 करोड़ के से ज़्यादा। जिनको नहीं मिल रहा है उनके वोट कैसे लेगी भाजपा? देखिए संजय जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए कुछ नहीं करती। हमने केवल, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देशवासियों को अपना परिवार माना है, और इसलिए आप देखिए कि आज आपको उस गरीब के सर पर भी छत मिलेगी जो कभी पत्तों में रहता था, जिसको पूरी रात जिसका पानी टपक टपक के बैठे होकर के रात गुजारनी पड़ती थी। आज वो प्रधानमंत्री आवास में है, और इसमें बहनों के नाम पर मकान हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। और जो महिला बिल आया वो तो हर बहन के लिए आया, कांग्रेस की बहन भी उतना ही खुश है। और जो लाडली बहना की आपने बात की, तो ये अब लाडली बहना की तो हमने शुरुआत की है। अभी बहुत सारी बहनें, जैसा आपने कहा कि बची हैं, तो हमने 3rd फेज़ अभी 2 दिन पहले चालू किया, जिसमें अविवाहित बहनों को भी हमने सम्मिलित किया है। जो बहनें फॉर्म भरने से वंचित रह गई हैं उनके लिए फिर से पोर्टल खुलने वाला है। और ये जो लाडली बहना की राशि भी है, वो उन बहनों की ज़रूरत के लिए एक भाई ने अपने बजट में से दी है कि उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति हो सकें। इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत की मातृशक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, मध्य प्रदेश की मातृशक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं तो ये कहूँगी कि कांग्रेस परिवार की महिला भी कमल का बटन दबाएगी, क्योंकि वो भी तो हमारी लाडली बहना है। उसके लिए भी तो हमने किया है, उसके लिए भी तो हमने वो शौचालय दिया है, आवास दिया है, उज्ज्वला की गैस का कनेक्शन दिया है, कोविड का वैक्सीनेशन दिया है, उसके टपकते छत पर उसे पक्का छत दिया है, और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहनाएं जैसी सुविधाएं दी हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान के द्वारा उस परिवार की बेटी का विवाह किया है। तो स्वाभाविक रूप से एक परिवार के सदस्य की भूमिका निभाई है भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी के ही परिवार नहीं, आम समाज ही नहीं, मैं तो ये दावा करती हूँ कि कांग्रेस परिवार की बहनों का भी वोट, उनकी उंगली भी कमल के फूल के बटन पर ही जाएगी, और वे भारतीय जनता पार्टी को भर भर के आशीर्वाद देंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देंगी। हम केवल 2023 में ही मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारी यात्रा तो 2024 में जाकर पूर्ण होगी, जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नरेंद्र मोदी जी विराजित होंगे, और हम एक दिव्य और भव्य भारत के सपने को साकार करेंगे। पैसा कहाँ से लेके आएंगे? जीतू पटवारी जी अक्सर अपने चर्चाओं में पूछते हैं कि मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक के ऊपर 1,000 देने के चक्कर में 15,000 रुपए का कर्जा होने वाला है, भाजपा उनसे 15,000 रुपए वसूलेगी, तो ये पैसा कहाँ से लेके आएंगे? नज़र बदल गई तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। हाँ, हमने लोन लिया है, लेकिन हम लोन लेते हैं प्रदेश के विकास के लिए, हम लोन लेते हैं योजनाओं की पूर्ति के लिए। हमारे जो कर्ज कभी कभी बीच बीच में हमें लेना होता है, वो किसी के घर नहीं जाता, किसी के घर की तिजोरियां नहीं भरती, हमारे किसी नेता के घर रेट पड़ने पर करोड़ों रुपया नहीं निकलता। और प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कभी इस तरह का भी चीज़ें करनी पड़े तो मैं उसे आपत्तिजनक नहीं मानती। लेकिन कांग्रेस कहती है कि भाजपा के जो मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, उनके घर तो रेट पड़ती ही नहीं सीबीआई की, तो फिर कहाँ से उनके घर से करोड़ों निकलेंगे? देखिए 60 साल तो आप बैठे थे, अगर हम कहीं गलत थे तो आपके हाथ में था ना सब कुछ, आप कर सकते थे। परंतु मैं तो आपका ध्यान दूसरी तरफ भी ले जाना चाहूँगी। जिस दिन 2003 में सरकार हमारे हाथ में थी, तब बजट क्या था और आज बजट क्या है? हमने बजट को बढ़ाया है, हमने इनकम को बढ़ाई है, हमने आय को बढ़ाई है। और जब ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, आप देखिए ना, देश का खजाना खाली था, सैनिकों की वर्दी के लिए पैसे नहीं थे, सैनिकों के जूते के लिए पैसा नहीं थे। आज हमने क्या किया? आज आपको हर क्षेत्र में, और रक्षा के क्षेत्र में तो अभिभूत वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता काम करने की है, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल जाती है। आज देश के रोड, आप कहीं भी चले जाइए, चतुर्मुख भुज दिखा। आज आपने नितिन जी को भी देखा, उन्होंने क्या कहा? बड़ी बड़ी सड़कें। मतलब प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल का हर सदस्य प्रतिबद्ध है। तो पैसा कहाँ से आएगा?
इसकी व्यवस्था पहले हमारी सरकार करके रखती है, हमारे मुखिया नरेंद्र मोदी जी करके रखते हैं। 2 दिन पहले 39 जो टिकट बांटी गई हैं उनमें 8 सांसदों को टिकट दी है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? क्या भाजपा को या मुख्यमंत्री जी को ये अंदेशा हो गया है कि कहीं ना कहीं ये जो सीट्स हैं वो खतरे में है? हम 2023 में सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज भारत के गृह मंत्री पन्ना प्रमुख हैं, तो आप क्या कहेंगे उस बात को? पार्टी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कार्यकर्ता उतना ही महत्वपूर्ण है, उसको भी बड़े कार्यकर्ता को भी पेज प्रमुख का भी काम करना पड़ेगा, दीवार लेखन का भी काम वो करता है। तो हमारे यहाँ बूथ का जो प्रबंधन है उसमें प्रधानमंत्री जी भी सम्मिलित होते हैं। तो अगर हमने केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दी तो उसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। जहाँ जिसकी भूमिका है हम हर चुनाव को उतनी ही संवेदनशीलता के साथ लेते हैं, वो भूमिका अपनी निर्वाह करेंगे और जहाँ जैसी उपयुक्तता लगी वो हमने किया है। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये माना जाए कि जो केंद्रीय मंत्री मैदान में आए हैं उनमें से कोई चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री का अगले चुनाव में, यदि भाजपा ये चुनाव जीतती है तो? देखिए, अभी हमको चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारा विषय है ही नहीं, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये हमारे जीते हुए विधायकगण तय करेंगे। आज इस विषय पर चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जा रहा है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए वरदान है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही। तय वही करेंगे पर मुख्यमंत्री का चेहरा? आप इसे चेहरा मत कहिए। चुनाव के बाद जो विधायक जीत कर आते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अनुरूप होगा, वरिष्ठों का मार्गदर्शन भी लिया जाएगा और उसके बाद जो फैसला होगा वो सबके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जिस तरह से आज हमें जानकारी दी। हमारे साथ हैं भाजपा की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, और यदि मैं उनके पद की, उनके सामाजिक जो कार्य हैं, सामाजिक पदों की बात करूं तो शायद ये जो चर्चा है, ये जितनी मिनट की वीडियो बनी है वो भी हमें दोबारा से बनानी पड़े। इसलिए जो जानते हैं राजू मालवी को, उन्हें उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं। आप हमारे साथ राजू मालवी, जिन्होंने हमें तमाम तरह की जानकारी दी कि किस तरह से जो भाजपा सरकार के द्वारा संसद में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 33% आरक्षण देने के लिए बिल पास लाया गया है, उसके पीछे क्या उनका उद्देश्य है। आप पार्टी में काम कर रही हैं, आपने राजनीति को ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि के राज्य स्तर पर आपने गहराई से जाना है, महिलाओं की स्थिति को समझा है। हमने आपसे जाना कि किस तरह की चुनौतियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, और जब यह बिल पास किया गया तो जो भाजपा में कार्यरत महिला नेत्री हैं उनके चेहरे कैसे खिल रहे हैं, उन्हें कैसी उम्मीद की किरण जगी है। ये तमाम तरह के सवालों के जवाब आपने हमें दिया, आपने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की तमाम जो चर्चा है वो आपके मोबाइल में लगातार आती रहे, और खबर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। जो भी इस वीडियो के बारे में, चर्चा के बारे में आपके सवाल जवाब हैं, प्रजातंत्र है, सवाल बिल्कुल पूछिएगा। जो भी आपके तर्क हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए एनवीटीवी। संजय वैष्णव की ये खास चर्चा देख रहे हैं आप। नमस्कार।